ये जीत हम लोगों के लिए एक प्रेरणा ही है। प्रेरणा इसलिए कि इस बार जो वर्ल्ड कप था उसमें बीच में थोड़ी कंडीशन लग गई थी, किंतु परंतु की। पिछला जो वर्ल्ड कप था वो हमारा लगातार जैसे उसमें जीत आ रही थी। पिछले वर्ल्ड कप पता होगा आपको, कोई हार नहीं मिली हम लोगों को। इस बार क्या है, किंतु परंतु लग गया। किंतु परंतु का मतलब है कि वह टीम हारे, वह टीम जीते, भारत इतने अंतर से हराए तो जाकर आगे बढ़े। और यही हुआ, जो चाह रहे थे वो हारी, जिनको हराना था वो हराया। और कल के मैच में जो न्यूजीलैंड और भारत की टीम थी, सच मायने में ये दोनों टीमें फाइनल के हकदार थी। क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और भारत, इनमें भी फाइनल में न्यूजीलैंड को हराना सबसे कठिन है, ऑस्ट्रेलिया को हराना आसान है, सबसे सरल है दक्षिण अफ्रीका को हराना, क्योंकि वो अपने आप हार जाते हैं, इनको हराना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या है, जीवट ज्यादा है, तो हमें पता है उनका जीवटता का। न्यूजीलैंड वाले थोड़े अलग प्रकृति के हैं, ये जब जीतते हैं तो पता नहीं चलता ये कैसे खेलेंगे। कल अगर यही मैच, यही स्कोर न्यूजीलैंड भारत के सामने रख देता ना, तो भारत की स्थिति यही होती। कुछ तो क्या है, भाग्य ने साथ दिया। मैंने कोई पूरा मैच नहीं देखा था, वो बीच बीच में गणपति आकर मेरे को स्कोर से अवगत करवा रहे थे, मैं पेपर टाइप करवा रहा था, बाकी वाले ऊपर ये आराम से बैठे देख रहे थे। मतलब यूं जोरदार, बस ये ऊपर जो अपन लगा रखी है नहीं, यहाँ 20-25 जने यहाँ देख रहे थे, यूं लेने थे आनंद। क्रिकेट का मैच था, किसका था पता तो है? हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं, हम यूं ही बीच बीच में बैठे बैठे हंस रहे हैं। वर्ल्ड कप था क्या पता है? पता है कि नहीं कैसा वर्ल्ड कप था? T20 का अर्थ क्या हुआ है? तो पहले टी का अर्थ क्या है? आई तो गड़बड़ है, यही तो पूछ रहा हूं मैं, जानकारी दे रहा हूं। देखो मैं केवल हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, कितनी बातें मैंने सिखाई है। पहले टी करते 20, दूसरे करते फिर 20 है क्या, यही और क्या है? 20-20 ओवर का मैच है, जरूरी है व्यवहारिक। अब समस्या क्या है, ये 50% आबादी है ना, इनको केवल खांसी और इस सींक के सिवाय कुछ पता है नहीं है, बस या उबासी। क्योंकि आपका दायरा तो केवल अपने तक ही सीमित है। अगर 4 दिन भेड़ी वो, तो अपना मूल जो विरासत में धंधो है, हाँ इधर उधर में लग जाते हैं, सामान्य जानकारी है ही नहीं। जब क्रिकेट के बारे में नहीं है, जो कि भारत में हर बच्चे को जिनकी जानकारी रहती है, तो फिर हॉकी की, रग्बी की, फुटबॉल की, इसकी तो जानकारी तो रहनी है, वो तो है ही, वो तो फिर जानकारी है पूरी, है कि नहीं? रखते हो, रखनी चाहिए, थोड़ी बहुत रखनी चाहिए भी। व्यावहारिक नॉलेज बहुत जरूरी है। इसके लिए आप मनोहर श्याम जोशी की कहानी है सिल्वर वेडिंग, उसको पढ़ लीजिए कभी। सिल्वर वेडिंग, मनोहर श्याम जोशी की कहानी है सिल्वर वेडिंग। हालांकि आप तभी युवा हो, कोई वो नहीं है कि एक एज को पार कर गए हो। उसमें क्या है, वो एजेड है, अब टाई बांधना उनको आता नहीं। हम कहते नहीं हमारा टाई से क्या लेना, हम तो सादा जीवन जीने वाले हैं। नहीं, वो कह रहे टाई बांधना आना चाहिए, कह रहे हैं। हम लोग कई बार जैसे ये एक मैं देख रहा था, ये नहीं कि वो, मैं आपको कई बार कहता हूँ नहीं देखना चाहिए उनका, पुरखे जी को फेसबुक पर आ गए, तो उसमें ये था कि वो दूल्हा बन के जाते हैं, बारात लेकर नहीं जाते हैं, दूल्हा बनकर जाते हैं वो मुकलावा लाने के लिए। तो पुरखे जी को दे दिया टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर समझते हो ना? कौन ठाए इन पूछो के ठाए, हाँ वो के हाथ धो ना लो, समझ गया। तो एड़ा घना है पुरखा जी बैठा है कहीं, तो आपने पुरखे दिन को हाँ ये बैठा थे, ठीक है। तो पुरखे जी ने क्या किया, वो टिश्यू पेपर था, वो जो प्राय देखते हैं दूल्हा मुंह के आगे रखता था रुमाल रुमाल, तो आप लगे यूं एक तरह से उसको आप कह सकते हैं मर्यादा भी कह सकते हैं, शंका भी कह सकते, जो भी है। तो वो टिश्यू पेपर था, वो तो क्या बेचारा गल रहा था। हालांकि वो कॉमेडियन है,
तो उनको इधर घुमाए, तो इधर जा रहा है, इधर घुमाए तो मुंह में धीरे जा रहा है, थोड़ी देर खत्म हो गया। फिर साथ वाले कहा रहते हैं वो के दियो रुमाल है तो मुंडे में क्यों, तो कहो तो टिश्यू पेपर है, तो क्यों दियो मैंने टिश्यू पेपर तय वो तो हाथ साफ करने हो कि मुंडे में रुमाल थोड़ी हो कहीं। कई बार जानकारी नहीं होती है ना, अच्छी के भी होटल में जाते हो, कोई किसी के कार्यक्रम में जाते हो, तो थोड़ी क्या परेशानी होती है। इसका एक तरीका है, आप देख लीजिए, अनुकरण करो। अगर आपको कोई सामग्री लाकर दे दिए, अब इसको खाना है, पता नहीं ये कोई आइसक्रीम है, सूप है, भोजन है, तो रुक जाइए। 4-5 ना बड़ा भेड़ा हो, एक तो हो ढंगो, वो जैसे करता है ना, उसके बाद आप शुरू कर दीजिए। डरते ही थे, अगर शुरू कर तो हो सके थे हास्य के पात्र बन जाइए। जरूरी है, अच्छा है जानकारी जरूरी है। बेटा टिश्यू पेपर के हाथ धोने लो, अरे वो समझ गया, पता है मेरे को, आपको जानकारी है, लेकिन सारा हो गया, लेकिन अंतावड़ में गड़बड़ होगी, अंतावड़ में होगी कोई नहीं, अंतावड़ में होगी। ठीक है, ये जो आपके टॉपिक है सीधा सेकंड ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, सीधा नहीं तो क्या घूम फिर के, घूम फिर के काव्य लक्षण फर्स्ट ग्रेड की मैं अलग से क्लास लेता हूं, उसमें ये ले भी सकता था, नहीं मेरे को सेकंड ग्रेड वालों को पढ़ाना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी काव्य लक्षण एक टॉपिक है, मिलता ही नहीं कि काव्य लक्षण क्या है। फर्स्ट ग्रेड में भी है, लेकिन काव्य लक्षण नाम से कहीं कोई है नहीं टॉपिक। यहां साहित्य की जो परिभाषा है वही काव्य लक्षण है। अब यहां से हमारे कवर क्यों करता है, क्योंकि जो संस्कृत की परिभाषा है वहां से सवाल आ जाता है, इसलिए एपी में और फर्स्ट ग्रेड में कवर कर जाता है। तो जरूरी नहीं है श्याम सुंदर दास की कोई परिभाषा पूछ ले, प्रेमचंद जी की कोई पूछ ले, रामविलास शर्मा की परिभाषा पूछ ले, नंद दुलारे वाजपेयी की, नलिन विलोचन शर्मा की, ऐसा भी संभव है, लेकिन होगा नहीं। श्याम सुंदर दास की परिभाषा आई, वो भी अपने नोट्स कवर कर गई कॉलेज में, जो टफ परिभाषा थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की परिभाषा आई, वो भी मेरे यहां से कवर कर गई। मैंने कहा से लिए विवेक शंकर में एक जगह ये सारी परिभाषाएं दे रखी, काव्य लक्षण में नहीं, उससे आगे दे रखी अलग से। वहां से उन्होंने यानी विवेक शंकर ने भी अपनी ओर से मोस्ट बनाई, मैंने उनमें भी मेरी ओर से मोस्ट बना ली, और इनमें से भी आप ठांट लेते हो तो वहां से आपका सवाल कवर कर जाता है। साहित्य की परिभाषा केवल यही नहीं, हम लोग जैसे कहानी वाला टॉपिक पढ़ते हैं, वहां प्रेमचंद जी की परिभाषा लेते हैं, जो कहानियों के संदर्भ में वहां पर साहित्य की परिभाषा रहेगी। यूं तो हम लोग क्या है पढ़ते ही रहते हैं। निबंध वाला टॉपिक लेते हो, बालकृष्ण भट्ट की, वहां आपकी परिभाषा लेते हो, बाल मुकुंद गुप्त की, तो वो भी साहित्य की परिभाषा है, वो भी आपके काव्य की परिभाषा कवर करती है, उसी को आप लक्षण कहते हैं। लक्षण का सीधा सा अर्थ है कि साहित्य के बारे में कोई आलोचक समीक्षक अपनी जो राय रखता है वह। अब यहां साहित्य में स्पेशल इन्होंने काव्य दे दिया, यूं तो गद्य और पद्य दो भाग होते, यहां पर काव्य दे दिया। काव्य साहित्य है, लेकिन साहित्य पूरा काव्य में आता नहीं, क्यों? साहित्य में गद्य के पद्य के साथ साथ गद्य भी रहता है। साहित्य में गद्य और पद्य दोनों आते हैं, यानी यह साहित्य का एक हिस्सा जरूर है, यह अपना आप में कंप्लीट साहित्य नहीं है, क्योंकि साहित्य के अंदर आपके गद्य पद्य दोनों आ जाते हैं। हम जो यहां परिभाषाएं ले रहे हैं वो संस्कृत की परिभाषाएं 100% मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि शायद आ जाए, 100% आपके कवर कर जाएगी। अब ये सेकंड ग्रेड में क्यों ले रहे हैं? रस निष्पत्ति सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में नहीं है, और जो मैंने आपको LA SA BB और A पढ़ाया था ये सेकंड ग्रेड में आ गया। जब नहीं है तो क्यों आया? रस तो है ही, रसावयव है, भरत मुनि की परिभाषा रसावयव, और उन्हीं की व्याख्या तो ये है, रस सूत्र की व्याख्या ही तो है, इसलिए यहां से सवाल आ गया। अब जो संस्कृत की परिभाषाएं पढ़ेंगे यहां, इनमें से सेकंड ग्रेड में आ ही सकता है। इतनी जानकारी आपको रहनी ही चाहिए, सामान्य जानकारी नहीं होगी तो आप फिर हिंदी के विद्यार्थी कैसे? इसलिए इसको आप गंभीरता से लेना। फर्स्ट ग्रेड वाले तो इसलिए ले रहे कि वहां से देखिए
इनका सवाल बनेगा। सेकंड ग्रेड वाले भी इसी गंभीरता से इसको यूं इसी इत्मीनान से पढ़ेंगे। प्रयास ये रहेगा कि आप इसको याद कर लेंगे। संस्कृत की 8-10 परिभाषाएं हाथों हाथ याद हो जाएगी। फिर जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी की, जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य द्विवेदी जी की, आलोचना वाली प्रेमचंद जी की, कुछ ऐसी है जो साहित्यिक परिभाषा आपको यहाँ याद हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी परिभाषाएं रहेगी जो आपको याद होगी भी नहीं। अब इसका अपन कर भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि सभी की एक जैसी है। तो आप बार बार पढ़िएगा, और परीक्षा से पहले आप कोई भी सामग्री देख रहे हैं उनमें ठेठ लास्ट ये टॉपिक देख लेना। आप 10 से 1 मिनट का रहेगा, और एक एक शब्द याद कर लेना। जैसे कि जातीय है तो वो रामविलास शर्मा की, कविता जीवन की आलोचना है तो ये प्रेमचंद जी आलोचना कर रहे हैं, जीवन और जगत का है तो फिर ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, फिर हृदय की मुक्तावस्था वो तो इनकी चिर परिचित है, रस दशा है ये भी इनकी रहेगी शुक्ल जी की, इसी की जैसी एक नगेंद्र की रहेगी वो भी रसवादी है। ऐसे करके आप याद कर लेंगे एक एक शब्द से, और परीक्षा के अंदर आती है तो उसको कर दिया, नहीं आए तो फिर लंबे समय तक ये वैसे याद रहनी नहीं। अब सच में साहित्य है क्या? यूं हम पहले सीधी काव्य की ले रहे, क्योंकि टॉपिक हमारा है वो काव्य लक्षण ही है यूं, जिसमें हम संस्कृत और हिंदी दोनों की लेंगे। अब इसमें काव्य में होना क्या चाहिए? कुछ चीजें हैं, जैसे ये काव्य का अंग है, एक गुण, ये काव्य के एक अंग है दोष, ये अलंकार, ये भी काव्य के एक अंग है। और एक व्यापक परिभाषा लें तो पूरा पूरा साहित्य क्या है? शब्द अर्थमय। बस इसमें सारी चीजें आ जाती है, इसमें सब कुछ आ गया शब्द अर्थमय। यानी साहित्य क्या है? शब्द अर्थमय, शब्दार्थ हो सहित हो, यानी ये पूरा पूरा साहित्य यही है। ये इसके अंदर ये आ गया, विराटता संक्षिप्तता आ गई, इसके अंदर काव्य अन्य लक्षण आ गए, तो ये परिभाषा रहेगी। इसमें एक दोष है, किसके अनुसार मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको। दोष क्या है कि व्याप्ति है, व्याप्ति करते हैं कि विस्तृत है, वाइड है, व्याप्ति नहीं, अति व्याप्ति का दोष है। अति व्याप्ति का दोष कर क्या हुआ कि अगर कोई कहे, जैसे कि भामा ने कहा शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामा की परिभाषा है, हमारा ट्रिक है SSB। जब काव्य की परिभाषा के बारे में सवाल खड़ा हुआ तो भामा ने यह कहा कि शब्द अर्थ सहित जो काव्य है, यानी शब्द और अर्थ सहित ही काव्य कह रहे। तो शब्द और अर्थ, इसके अंदर तो सारी चीजें आ गई, पूरा पूरा साहित्य, पूरी दुनिया आ गई कह रहे। तो ये तो फिर कोई परिभाषा नहीं हुई, बजाय इसको थोड़ा शॉर्ट करते कह रहे। अब क्या होना चाहिए इन चीजों में? देखिए कि साहित्य में ये चीज हो, काव्य में ये हो, गुण हो। कौन से गुण है? वही प्रसाद गुण, ओज गुण, माधुर्य गुण, ये आने चाहिए। इनकी विपरीत हम लोगों ने पढ़ाई है, दोष कंकड़ के समान है, ये साहित्य में काव्य में नहीं रहने चाहिए, ये वर्जित हो। अब जो बहस है वो अलंकार पर है, इस पर ज्यादा है, ये रहे कि न रहे। यानी काव्य की परिभाषा देने वाले जो आलोचक है वो क्या कहते हैं कि काव्य में गुण रहे, ये तो काव्य का सौंदर्य, दोष नहीं हो। कोई ऐसा आलोचक नहीं जिन्होंने ये कह दिया कि दोष भी रह सकते, नहीं। अलंकार के बारे में अलग अलग राय है। जैसे कि हेमचंद्र है, उन्होंने अलंकारों की पैरवी कर डाली। मम्मट ने कहा कभी कभार आ जाए, यानी कभी कभार न भी आए। अब भामा है, वामन है, उन्होंने अलंकार को मान लिया। एक तो कहते हैं कि सौंदर्य अलंकार, यानी काव्य का सौंदर्य व अलंकार, ये कौन कहते हैं? वामन कहते हैं। काव्यम ग्राह्यम अलंकार, ये भी मैंने आपको लिखवाया, ये भी वामन की परिभाषा है। दोनों आपके वक्रोक्ति रहेगी फर्स्ट ग्रेड वालों के, दोनों में अलग से लिखवाऊंगा। यू यानी अलंकार को मानने वाले भी है, अलंकार को कभी कभार मानने वाले भी है, और अलंकार नहीं भी हो कह रहे। तो बस का विषय वो अलंकार पर है। ऐसा कोई आलोचक नहीं जो दोष, हाँ अपनी परिभाषा नाम ले कि न ले वो अलग मामला है।
सामान्यतः साहित्य यानी काव्य के बारे में पूछा जाए तो काव्य की परिभाषा यह है, एक शब्द अर्थमय ऐसी रचना जिसमें गुण आ जाए और दोष न हो, अलंकार प्रसंगानुसार हो, ऐसी रचना है जो काव्यमय साहित्य में, यानी वह आपकी काव्य है या वह साहित्य है। ये काव्य की या साहित्य की परिभाषा है। हम यहाँ एक एक के अनुसार पढ़ेंगे। जैसे कि ये लक्षण यानी काव्य ही है। सबसे पहले आप भरत मुनि को लेते हो। भरत मुनि की यहां कोई परिभाषा नहीं है। भरत मुनि की रचना का नाम नाट्य शास्त्र है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इसमें कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय है। इधर से एक दूसरा आंकड़ा आ गया, 36 ही आया। 36 आया तो ठीक आया, सही आया। अब इनमें हमने एक अलंकार लिए थे, दीपक, यमक, रूपक, उपमा। तो वो कौन से अध्याय में थे? नहीं लिखवाया मैंने, ये 8वें में तो रस का लिखवाया ये। ठीक, कोई बात नहीं, तो लिख लेंगे, नहीं पढ़ा तो ले। भरत मुनि की तो ये परिभाषा रहेगी आपकी, यानी परिभाषा ही नहीं, केवल रचना है। और इन्होंने साहित्य के बारे में, काव्य के बारे में जो भी सबसे पहले हम लोगों को मिलता है स्रोत, वो आपकी नाट्य शास्त्र। और इन्होंने किस संदर्भ में कहा? नाटक के संदर्भ में। इन्होंने जो भी अपनी बात रखी वो दृश्य काव्य, नाटक सर्वे दृश्य दोनों है, नाटक के संदर्भ में ही रखी, या आपको इनकी कोई परिभाषा याद नहीं करनी। फिर आप एक गुण में जाते थे। एक 18 गुण कौन का मानते थे? अग्नि पुराण। अग्नि 18, बिल्कुल सही है, अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में जो परिभाषा दी है, अब ये स्पेशली फर्स्ट ग्रेड वालों, ये सेकंड ग्रेड वालों को नहीं आएगी। एक हमने विश्वनाथ का पहले रस के बारे में पढ़ा कि रस के स्वरूप, रस क्या है, यानी वहां ब्रह्मानंद सहोदर है, चिन्मय है, अपने स्वयं के स्वरूप से वो अभिन्न है। जब उसकी प्राप्ति होती है, अन्य कोई स्पर्श करने, वेदांत स्पर्श शून्य, किसी चीज से वो प्रभावित नहीं होते, स्पर्श नहीं करते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा ना। फिर तामसिक, राजसिक, सात्विक, इन 2 गुणों का जब तिरोभाव होता है, सात्विक गुण का आविर्भाव होता है, उस समय हम लोगों को हाँ अनुभूति होती है, जैसे कि रस की। तो ये जो पढ़ा हमने विश्वनाथ की थी। एक आगे आपकी मम्मट की रहेगी, वो स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के ये काव्य सॉरी इसमें प्रयोजन में। और एक यहां रहेगी। 3 ऐसी परिभाषाएं जो संस्कृत में भी आ सकती है या उसका सरलार्थ रूपांतरण हिंदी में भी आ सकता है। 2 केवल फर्स्ट ग्रेड वालों के, एक कॉमन है। यहां अग्नि पुराण में क्या देखिए, 5 बातें हैं। संस्कृत लिखाऊंगा, 5 बातें हैं कि काव्य क्या है। तो जो भी आप साहित्य पढ़ रहे हो वो संक्षेप में हो कह रहे हैं, यो नहीं कि बहुत ज्यादा वाइड हो कह रहे। ये तो बिल्कुल सही है कह रहे, संक्षिप्त हो, और आप जो चाहते हो वो उसका अर्थ निकले। अब देखिए शब्द हमारे एक अभीष्ट, इसी को आप इष्ट कहते हो, यानी ये क्या है? ये वांछित है, यानी ये आपके इच्छित अर्थ है, यानी ऐसे अर्थ की हम लोग क्या आकांक्षा रखते हैं, यानी ऐसा अर्थ जो हम चाहते हैं कह रहे, इसे कहेंगे इष्ट अर्थ, इष्टार्थ। इन चीजों को रटना नहीं, ये सरल सरल है। ये कि काव्य क्या है, अग्नि पुराण में इसके बारे में लिखा है कि काव्य संक्षेप में हो, बहुत ज्यादा वाइड ना हो। आप जैसे कोलरीज पढ़ेंगे, वहां इतनी परिभाषा है कि काव्य या साहित्य ने कविता भावाकुचलन है, बस इसमें बहुत कुछ कह दिया गया। अर्नोल्ड वो आलोचना कहते हैं, प्रेमचंद भी जीवन की आलोचना कहते हैं, अर्नोल्ड की आलोचना है, प्रेमचंद की आलोचना है। सहज उचलन इसका क्या हुआ? आपके मन में कोई विचार आया, उसको आप प्रकट कर दोगे। जैसे कि कल हमें कोई कार्यक्रम थे, हमारे मंच पर एक कोई महानुभाव बैठे थे, उन्होंने बैठे बैठे क्या है 4 पंक्तियां लिख डाली, और मंच उनको जैसे मिला उन्होंने वही है हाँ तो आशुलिपि जैसे एक तरह से हस्तलिखित काव्य को बोल दिया। तो वो क्या है, भाव आपके अंदर से आए थे, आप अपने को रोक नहीं पाए। आपने पेन मंगाया, पेन था सॉरी पन्ना मंगाया और पंक्तियां लिख डाली, जैसे अवसर मिला आपने
सौंप दी लोगों को। तो ये क्या है, सहज उछलन है, आपके मन में विचार आएंगे, आप उसको प्रकट करेंगे। ये भी एक तरह की परिभाषा, और ये बड़ी परिभाषा है। तो यहां पर शॉर्ट में कहिए, संक्षेप में हो, और इष्ट अर्थ जो हम चाहते हैं उसका अर्थ निकले। अब उसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी यहां पर अब जैसे कि अलंकार, गुण और दोष, ये स्वाभाविक चीज है, यानी इनमें ये हो और ये ना हो, कह रहे क्या ना हो, दोष ना हो, कह रहे। क्योंकि मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया, कॉमन बातें हैं, उसमें अलंकार आ जाए। हालांकि परिभाषा व्यवच्छिन्ना पदावली, तो वो व्यवच्छिन्ना तो है, और पदावली यानी ये साहित्य के बारे में कहा गया है कि कैसी पदावली हो तो वह संक्षेप में हो, वह इष्ट अर्थ देने वाली हो, उसमें दोष न आए, गुण और अलंकार आ जाए। ये है आपका साहित्य, कह रहे ये है आपका काव्य, ये काव्य का लक्षण है। अग्नि पुराण में ये काव्य की परिभाषा दी है। आप इसको याद करने लिए केवल ये दो शब्द याद करते हैं। मुझे याद नहीं है कि अगर नहीं है तो मेरे को देखना पड़ेगा, हो सकता है दूसरा ही हो, लेकिन कॉमन बात मेरे को पता इतनी है कि इनकी जो 5 बातें हैं उनमें अग्नि पुराण में एक ये नहीं है और एक ये नहीं है कि इष्ट अर्थ दे, वांछित अर्थ दे, इच्छित अर्थ दे, जो आप चाहे वो अर्थ मिले, और बहुत ज्यादा वाइड ना हो, अति व्याप्ति का दोष ना हो, संक्षेप में कोई अपनी बात कह दे, दोष रहित गुण सहित अलंकारमय इष्ट अर्थ देने वाली संक्षिप्त पदावली ही काव्य है। कहां लिखा मिलेगा? अग्नि पुराण में। फिर भी काव्य के लक्षणों में इस परिभाषा को आरंभिक परिभाषा नहीं माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले अगर आप लेते हैं तो वो परिभाषा के संदर्भ में हमारे भामा रहेंगे, भामा, यानी ये बस पढ़ना भर है, पहला शब्द इनके साथ नहीं लगेगा, न पहला इनके साथ। हाँ, काव्य के बारे में सबसे पहले हम लोगों को जो बातें बताते हैं वो भरतमुनि जरूर है, लेकिन काव्य लक्षणों में भरतमुनि का इतना योगदान नहीं है। याद आपको दोनों करनी। अब देखिए आप आगे बढ़ते हो, भले हम गुण में थे या दोष में थे, अलंकारों में थे, भादवा को हमने सब जगह पढ़ा है। ये 6वीं शताब्दी है, ये 7वीं शताब्दी है, 8वीं शताब्दी। अब हमने इतना पढ़ लिया है। आज ही मैंने लक्षण क्यों लिया? क्योंकि ये रीति काल में बस यह काम कर जाएगा हमारे। रीति काल में आप इनको यूं ही पढ़ रहे हैं तो लगे हाथ इसको ही मैं पढ़ा देता हूं, ताकि फर्स्ट ग्रेड वालों के टेस्ट के लिए हो जाए, आपके रीति काल के लिए थोड़ा सरलीकरण हो जाए। भामा, दंडी, वामन। भामा की रचना कौन सी है? बारू, काव्या अलंकार। तो बारू का क्या हो गया कि यह रचना केवल भामा की नहीं है, रुद्रट की भी है। दंडी की काव्य संबंधी रचना कौन सी है? काव्यादर्श। और वामन की काव्यालंकार सूत्रवर्ती। 319 सूत्र है। भामा की रचना का नाम है काव्यालंकार, और काव्यालंकार भारू यानी रुद्रट की भी है। इसका मतलब यह है कि रुद्रट भी अलंकारवादी आचार्य है। दंडी दर्श, दंडी की रचना काव्यादर्श है, दंडी भी अलंकारवादी है। वामन भले गुणों की बात करते हैं, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, लेकिन रचना से यहां जाहिर होता है ये भी क्या है, ये भी अलंकारवादी आचार्य है। इनके बाद आएंगे वो अब अलग है। रैंडमली लो, भले एक एक करके लो। भामा, बस इतना याद करना, और कुछ है ही नहीं। ये इनकी परिभाषा हो गई। SSB, SSB क्यों बनाया? क्योंकि फौज की एक, हाँ, बटालियन के, विंग के, भाग के, टुकड़ी के, जैसे आर्मी है, जैसे नेवी है, जैसे BSF है, वैसे BSF की जैसी ही SSB। और अपने यहाँ बहुत, अब तो नहीं है यहाँ, अपने बाड़मेर में यहाँ जैसे इनके कैंप हुआ करते थे, हम जैसे पढ़ते थे, मैं ग्रेजुएशन में या उससे पहले उसके पैरेलल हमारे बहुत सारे साथी इसमें कैंप करके आते थे, फिर लग गए। जैसे हमारे परिवार में भी
एक फौज साहब लगे हुए हैं। तो ये जो शब्द है ये मेरे लिए थोड़ा जाना पहचाना ज्यादा था, ये एसएसबी का। अब वो बीएसएफ है, इसको उनमें कन्वर्ट कर दिया और बॉर्डर पर रहते हैं, तो एसएसबी इसलिए मैंने बनाई परिभाषा ये। यानी परिभाषा केवल ट्रिक है, यो नहीं कि जो आया मर्जी से ठोक दे, नहीं। अगर इर्द गिर्द कुछ मिले थोड़ा इजी रहता है। एसएसबी बस ये है शब्दार्थ हो, ये ऐसे सही तो काव्यम, क्योंकि आप लक्षण किसके ले रहे हो, बस एस एस और कहने वाले कौन है, बी। ये परिभाषा आपके बामा की है, ये आपके होगी बामा की परिभाषा है। एसएसबी शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ में, यानी सहित का अर्थ है मय, शब्द और अर्थ हो जिसमें, वह क्या है, वह काव्य है, कहने वाले भामा है। आएगी हिंदी में नहीं, या आपके संस्कृत में, हिंदी में केवल हेमचंद्र या मम्मट की आ सकती, बाकी किसी की नहीं आएगी। एसएसबी शब्दार्थ हो, सही तो बी से आपकी भामा है, ध्यान रखना भामा, पहले ही हमने कई बार चर्चा की है। अब आप ऐसी परिभाषाएं अपने जीवन में याद रखेंगे, ऐसा है नहीं कि इसको केवल एक एग्जाम के लिए, नहीं। अब दंडी, दंडी की एक परिभाषा मैंने आपको पहले बताई, वो थी, नहीं ताव स्टार तो है ही है, ये तो मैंने दे दी टेस्ट में आपकी। काव्य है शोभाया, अब देखिए काव्य शोभाया कर्तारो धर्मो गुणा तद अतिशय हेत्व अलंकार, इसमें एक शब्द आ गया, क्या आया है, गुण आया है, कर्तारो से नहीं निकलेगा, गुण शब्द आया है, गुण। गुण काव्य में जो गुणों की बात एक तरह से संप्रदाय के रूप में ले लिया जाए, जबकि नहीं है, लेकिन रस जब पढ़ा, गुण पढ़ा, गुण पढ़ा व रस पढ़ा, तो गुणों की जो बात है वामन करते हैं, वामन गुणों की बात वामन करते हैं, वामन, वामन की प्रसिद्ध परिभाषा ये, यानी गुण के प्रवर्तक के रूप में एक तरह से ले लिया जाए तो वामन नहीं हो, क्योंकि गुण के बारे में जो जोर देते हैं वामन नहीं देते। वामन की परिभाषा क्या है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यानी गुण काव्य के शोभा कारक धर्म है, यानी काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले धर्म है, कह रहे गुण है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तद अतिशय, अब इसमें अतिशयता प्रदान कौन करेंगे, हेत्व अलंकार, इन गुणों में, इन गुणों के उत्कर्षदायक, इन गुणों को बढ़ाने वाले, अतिशयता प्रदान करने का काम अलंकार करेंगे। या इनका अर्थ यह हुआ अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं करते। हां, अलंकार काव्य में वामन महोदय ये कहते हैं अलंकार काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं करते, काव्य के शोभा कारक धर्म तो गुण है। अब गुणों को अतिशयता और उत्कर्षदायक, अपकर्षदायक नहीं उत्कर्षदायक गुणों को बढ़ाने का काम अलंकार करेंगे, यानी वामन ने धर्म गुण को महत्व देकर अलंकारों को भी साथ में ले लिया। वामन ने अलंकारों को नकारा नहीं, यह प्रसिद्ध परिभाषा है, काव्य शोभा यह कर्तारो धर्मो गुणा। हमारा ट्रिक यह था कि वामन के गुणों की शोभा कर्तारो। अब इसी के जैसी अब अलंकारवादी एक और ले रहे हो, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, हिलते डुलते रहना, हिलते डुलते, बुत बन के बैठे नींद आ जाएगी, थोड़े हिलते डुलते रहना। हाँ, हिलते डुलते रहने से काफी काम हो जाएगा, याद रह जाएगी। याद क्यों रहेगी, क्योंकि याद ये रही है इसलिए रहेगी। अगर याद नहीं रहती तो याद नहीं होती, ये याद रही है, याद रह रही है और याद रहेगी। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, लंबे समय तक मैंने प्रचक्षते से इसको रटाया, लेकिन एक बार ये आया ही नहीं शब्द, ये शब्द नहीं आया, तो वहां ढूंढ रहे थे प्रचक्षते आयो कौन के। भाई देखिए ये तो ट्रिक है, पढ़ना भी तो होता है। तो काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान, काव्य के शोभा कारक धर्म क्या है, अलंकार है। कहने वाले कौन हुए, दंडी महोदय, क्योंकि दंडी अलंकारवादी आचार्य है। एक परिभाषा दंडी की याद हो गई, एक परिभाषा आपको वामन की भी याद हो गई, दोनों की एक जैसी है।
अब एक एक और लेते हैं। वामन की तो बेचारे की सरल है। वामन कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक है? रीति संप्रदाय। अब जैसे कि आनंदवर्धन है, वो ये कहते हैं ध्वनि काव्य की आत्मा है। सेकंड कीर्ति इतने आएगा, दूसरी आएगी नहीं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। कुंतक, कुंतक की रचना का नाम यही है। कुंतक की रचना का नाम यही है कि रचना ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, और यही उनकी परिभाषा है कि काव्य के प्राण तत्व, काव्य का जीवन, जीवन क्या है? वक्रोक्ति है। अब वक्रोक्ति क्या है? वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, वक्रोक्ति कर क्या हुआ? अर्थ यही है। एक तो जैसे कोई बात सीधी सपाट कह दी जाए, एक उस बात में थोड़ा सा लाक्षणिकता हो, घुमा फिरा के कही जाए, व्यंग्यात्मक तरीके से कही जाए, आपकी वाणी में वक्र हो, आपके शब्दों में वक्र हो, आपके अर्थ में वक्र हो, तो ये वक्र है। एक तो सीधा जो कहा वही अर्थ निकला, वो तो अभिधा होगी एक लक्षणा के माध्यम से। आप व्यंग्यार्थ के माध्यम से कहते हैं वो वक्रोक्ति वही है। कौन? कुंतक। यानी कुंतक की परिभाषा, अब जो मैं ये बातें बता रहा हूं, ये अगर आपने हिंदी में हाथ डाल दिया तो जरूरी है, नहीं तो आप पॉलिटिकल ले लेते ना, उसमें सवाल आते ना, सिलेक्शन माता पड़ी रहती है। उसमें कम इतनी नहीं है, क्योंकि जब पूरे राजस्थान में 6 ही हुए हैं तो अपन को कोई कहने वाले ही नहीं है। समस्या तो ये होती है कि हमारे यहां से निकल जाते हैं 25-30, तब पूछते तेरे की करो, तो मेरे ट्रेवी कौन के क्यों? अब यूं तो कहना है कि कोई पास हो, कोई वो तो पोस्टें सारी भर गई। ये भी कहने से रहे कि हमारे यहाँ हुआ नहीं, ये भी कोई बहाना नहीं। ये भी नहीं कह नहीं सकते कि हमारी कोचिंग से हुआ नहीं, ये तो निकले कोचिंग से बहुत सारे। तो फिर आपको क्या है, पढ़ना ही होगा। यानी आपने हिंदी ले ली इसलिए तो वो आप छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल विद्यार्थी आप वो नहीं। इसलिए सामान्य जानकर रहे थे कि हमारे कुंतक कित कौम आवे, तार कित कौम कौन परीक्षा में याडो आनबेर जी थार साथी माते। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है। पाश्चात्य आलोचक एक क्रोचे नाम से है, उनका संप्रदाय अभिव्यंजनावाद, उसका दूसरा नाम है अभिव्यंजनावाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र तिवारी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, भगीरथ मिश्र जैसे अनेक आलोचक, देवेंद्र नाथ शर्मा, निर्मला जैन, बहुत सारे ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र के साथ साथ पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी उन्होंने गहनता से अध्ययन किया। और उनमें शुक्ल जी एक प्रभृति आलोचक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को भी पढ़ा, और आपने कॉलेज में या फिर एमए वाले पार्ट में आपके है ये, उसमें नहीं है। एक घूम करके ले जा रहे हो उनको, उसमें नहीं है। वन नाइट फाइट, हाँ उसमें ये नहीं है, क्योंकि ये उस पूरे के अंदर एक आएगा। ये पूरा सिद्धांत उस आप जो लेकर घूमते हो ना ये, हाँ 1 वीक तो ज्यादा पड़ रहा है। कई तो सीधे मौलिक विचार लेके आते हैं, मौलिक विचार है। हाँ मौलिक विचार मतलब आपने इतने सालों तो जो पढ़ा है वो लेके आ जाओ, कह रहे बात ये नहीं है। अगर किताब पढ़ी है किताब तो वहां है क्रोचे का अभिव्यंजनावाद। आचार्य शुक्ल ये कह रहे हैं कि ये हमारे कुंतक महोदय के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान है। अब आप ओल्ड पेपर देखते हो, ये कितनी बार ये लाइन आई हुई है। आप इतने दिन हो सकता थोड़ी अब आगे नहीं छोड़ेंगे कि क्रोचे का जो अभिव्यंजनावाद है ये हमारे कुंतक महोदय के वक्रोक्तिवाद का ही विलायती उत्थान है, कह रहे। अब आप एपी की दे रहे हो, देवेंद्र नाथ शर्मा पढ़ना, उसमें आलोचना दे रखी है, और वहां इस बात को 4-5 लाइनों के बाद स्पष्ट रूप से नकार दिया है कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद अलग है, कुंतक का वक्रोक्तिवाद अलग है। निर्मला जैन को पढ़ते हो, माया अग्रवाल को पढ़ते हो, सत्यदेव चौधरी को पढ़ते हो, रामचंद्र तिवारी को पढ़ते हो, तारकनाथ बाली को पढ़ते हो, ये सारे कॉलेज में आप तैयारी करेंगे तो वहां आपके रहेगी किताबें। सब जगह सब लोगों ने इस बात को नकारा है कि शुक्ल जी ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद, क्योंकि वहां क्रोचे का है और वक्र दोनों है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद हमारे यहाँ कुंतक महोदय के वक्रोक्तिवाद का विलायत उत्थान नहीं है, दोनों अलग अलग है।
नकारने वाला सवाल नहीं आएगा। आचार्य शुक्ल वाला सवाल आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्रोचे के अभिवेदनावाद को कुंतक के वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान का है। कुंतक का वक्रोक्तिवाद फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में अगला टॉपिक हमारा रहेगा। जैसे तो कुंतक महोदय की जो रचना है वो रहेगी वक्रोक्ति काव्य जीवितम, और ये इनकी काव्य की परिभाषा है। एक इनकी और रहेगी, कुंतक को पढ़ोगे कवि को केंद्र में रख लेना। कवि को, ये समझने वाली बात है, कवि केंद्र में रखोगे कवि का व्यापार रहेगा बस, और परिभाषा जो भी आएगी उसमें वक्र शब्द आएगा यूं। यानी कुंतक की दो परिभाषाएं, दो कुंतक की दो परिभाषा है। एक वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये इनकी रचना भी रहेगी। दूसरी परिभाषा है वो रटने की जरूरत नहीं है, वो समझ आधारित है, क्योंकि विस्तार से आगे बताया है उसमें। यानी कवि को महत्व देने का क्या है, कवि को महत्व देते हो, इसमें आपके काव्य भी रह जाएगा, इसके पाठक भी रहेंगे, श्रोता भी रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेगी जिसमें आपने कवि व्यापार को महत्व दिया है। और वक्र शब्द आ गए, इस प्रकार की एक दूसरी परिभाषा रहेगी, वह आपकी रहेगी कुंतक महोदय की। इन कुंतक को आपको और कुछ पढ़ नहीं, हो गया कुंतक का खेल पूरा। अब आनंदवर्धन लेते हो आप। आनंदवर्धन संप्रदाय कौन सा है, ध्वनि संप्रदाय। दो परिभाषा रहेगी। एक परिभाषा बस इतनी है कि ध्वनि काव्य की आत्मा है, ध्वनि काव्य की आत्मा है। ध्वनि, अच्छा काव्य क्या है, काव्य शरीर है, काव्य ये अपने जैसे एक शरीर है। अब बाकी ये हाथ पांव आंख कान नाक ये काव्य के अंग है, और हम लोग डेली ये शब्द काम में लेते, काव्यांग काव्यांग काव्यांग, ये काव्य के अंग है। अब काव्य के अंगों में एक आत्मा भी है। आप काव्य की आत्मा किसको मानते हो, हाथ को मानते हो, कान को मानते हो, नाक को मानते हो, या हृदय को मानते हो? तो कह रहे साहब हृदय, तो रस को काव्य की आत्मा माना गया है, काव्य एक शरीर है कह रहे। तो रस को काव्य की आत्मा तो विश्वनाथ माना है। आनंदवर्धन ने क्या कहा, आनंदवर्धन ये कहते हैं ध्वनि काव्य की आत्मा है, ध्वनि काव्य की आत्मा है। अब इतनी परिभाषा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे रह जाएगी वह दंडी की जैसी परिभाषा है। दूसरी है वो आह्लादित करने वाली है। यानी सेकंड ग्रेड वालों को इतना ही याद रखना है कि ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले कौन है, बस इतना ही सवाल आएगा। इससे आगे दो परिभाषाएं वो फर्स्ट ग्रेड की रहेगी। वक्रोक्ति काव्य जीवितम अगर सेकंड ग्रेड के कहीं भी आया बस इतना ही आएगा। इससे आगे ये जो कवि व्यापार वाला है ये सेकंड ग्रेड के 100% नहीं आना है, फर्स्ट ग्रेड के भी नहीं आता, तो सेकंड ग्रेड के आने का सवाल नहीं है। अब देखिए वामन, जैसे आपने कुंतक की वक्रोक्ति काव्य का प्राण है, जीवन है, जैसे आप आनंदवर्धन को लेते हो कि ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है, सेम आपकी वामन की एक परिभाषा रहेगी रीतिरात्मा काव्यस्य। यानी ये क्या कह रहे हैं, रीति रीतिर रीतिरात्मा काव्यस्य, यानी तीन आलोचकों परिभाषा। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाला आनंदवर्धन, कुंतक ने जीवन को, काव्य का जीवन किसको, वक्र को, वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति को काव्य का जीवन मानने वाले कुंतक, और औचित्य को काव्य की आत्मा मानने वाले क्षेमेंद्र। ये तो काव्य की आत्मा मानने वाले हुए, इनकी चीजें तो बिल्कुल आपको वन लाइनर है। क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र ने औचित्य, ये आपके कहीं सिलेबस में नहीं है कि जो भी आप बात करें उसका सेंस क्या है। औचित्य को काव्य की आत्मा मानने वाले क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कुंतक, ध्वनि काव्य की आत्मा आनंदवर्धन, रीतिरात्मा काव्य से वामन। परिभाषाएं भामा एसएसबी शब्दार्थो सहितो काव्यम। दंडी की दो परिभाषाएं, दंडी काव्यदास। एक तो रहेगी आपकी अलंकारान धर्मान प्रत्यक्षते, यानी अलंकार काव्य के धर्म है, किसकी परिभाषा रहेगी, दंडी की। अब दूसरी परिभाषा वो ये है, वहां आपके शब्द आएगा तावदिष्टार्थ, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। सिंपल सा है बस, काव्य का शरीर ही कह रहे, यानी और कुछ का ही नहीं है। तावत
वो वहां कोई ताव शब्द नहीं है, इष्ट अर्थ देने वाला ही काव्य का अर्थ शरीर, ये इतना ही का है, हमारे ट्रिक बनाना था। इसलिए हमने क्या है, ताव द को हमने ताव दिष्टार्थ ऐसे करके ले लिया और ताव शब्द को बीच में से लिया है, और शरीर पहले है। परिभाषा इनकी आनंदवर्धन की, अग्नि पुराण की, तीनों की एक जैसी है। दंडी की परिभाषा हमारा ट्रिक रहता है कि दंड देने से ताव आ जाता, बस यही हमारा ट्रिक है, उसमें ताव शब्द देंगे ही देंगे। दंडी की दो परिभाषाएं, भामा की एसएसबी। दंडी एक परिभाषा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। दंडी अलंकारवादी आचार्य है। दंडी ने काव्यदर्श नाम से ग्रंथ लिखा। एक तो रहेगी काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, दूसरा रहेगा दंडी की दंड देने से ताव आ जाता है। दंडी की दो परिभाषा याद हो गई। आनंदवर्धन को साथ में क्यों लिया, यानी आनंदवर्धन की एक तो आपको यूं याद हो गई कि ध्वनि काव्य के आत्मा ये याद नहीं होती है, तो फिर हिंदी पढ़नी, हाँ फिर पढ़नी नहीं चाहिए, फिर रख दे, क्योंकि कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक है, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है, भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है, भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक है, क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो ये जो 6 संप्रदाय हम लोगों ने पढ़े, ये तो आपको याद है ही है। जब संप्रदाय याद है आपको, तो जो संप्रदाय जिसके प्रवर्तक है वो उसको अपने काव्य की आत्मा मानेंगे। तो आनंदवर्धन की परिभाषा आपको एक तो याद हो गई, जो मेरा मंतव्य नहीं याद करवाना। अब इसी के अंदर ये दो भागों में, हालांकि फर्स्ट ग्रेड में आएगा सवाल, ताव इसमें भी शब्द आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि ताव शब्द लेते ही सीधा दंडी नहीं करना है। दंडी की परिभाषा और उनकी परिभाषा में थोड़ा अंतर है। शरीर ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली परिभाषा है, यह आपके दंडी की रहेगी, और ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर तावत इष्ट अर्थ ऐसा कहेंगे, आनंदवर्धन कहेंगे। क्वेश्चन ये लिखेंगे कि आनंदवर्धन और दंडी दोनों की परिभाषा एक जैसी लिख लेंगे, ध्यान है ही दोनों के एक जैसे। अब दोनों विकल्प में नहीं आएंगे। आप 20 आचार्य पढ़ते हो, 20 आचार्यों को आपने साइड में करके आप दो पर आ गए, इतना था भेद कर लोगे, क्योंकि ये आप मानकर चलोगे कि दंडी के जैसी परिभाषा आनंदवर्धन की भी है, आनंदवर्धन के जैसी परिभाषा दंडी की भी है। दोनों में भेद क्या है, एक ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं, एक अलंकारवादी आचार्य है, लेकिन यहां ये अड़ नहीं रही है परिभाषा। ध्वनि को काव्य के आत्मा मानते हैं, वहीं आपके ताव शब्द आता है, और ताव दिष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली कह रहे हैं, दंडी के भी है। तो यहां आप दोनों में भेद कर लेंगे, दंडी की ये है, उनको छोड़ दिया। आनंदवर्धन की एक और परिभाषा रहेगी, ये तो अभी दो भागों में एक परिभाषा थी। दूसरी रहेगी आह्लाद। आह्लाद यानी अति प्रसन्नता, और आनंद और आह्लाद तो दोनों शब्द एक जैसे है ही है, उसमें आपको कुछ करना नहीं, अपने आप याद हो जाएगी। किसकी हो गई, दंडी की। वामन की, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। दंडी की काव्य शोभाकरान, काव्य शोभा करता रहो, धर्मो गुणा, बस केवल एक शब्द आ गया गुण, यानी एक परिभाषा याद हुई। फिर दूसरी रीतिरात्मा काव्य से यूं ही याद हो गई, ये आपने गुण वाला टॉपिक पढ़ ली, ये आपने अलंकार वाला टॉपिक पढ़ी, और आपको यहां लक्षण में भी पढ़नी। फिर इनकी एक आध और रहेगी, वो स्पेशली फर्स्ट ग्रेड में है। मैंने आपको ग्राम अलंकार भी लिखवाया, सौंदर्य अलंकार भी लिखवाया। जो वक्रोक्ति संप्रदाय पढ़ेंगे, वक्रोक्ति वामन के बारे में पढ़ेंगे, वहां इसको पढ़ लेंगे, आपकी हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड वालों की रिवीजन हो जाएगा, सेकंड ग्रेड वालों की ये परिभाषा आएगी। यानी वामा दंडी वामन भादवा को आपने क्लियर कर लिया। इससे पहले आप अग्नि पुराण की लेते हो, इससे पहले आप भरत मुनि के बारे में बात करते हो, यानी आप लोगों ने इनके बारे में इतना 1 घंटा पढ़ाऊंगा, संस्कृत में लिखाऊंगा, यानी ये। फिर हिंदी की बात करेंगे, जिनकी जितनी ज्यादा बैठने कैपेसिटी है, हाँ उतनी सफलता नजदीक है। और अब मेरे ख्याल से आपको नींद आनी नहीं चाहिए, न दिन में आए न रात में आए, हैं?
हाँ तो भाई जब तक सफलता ना मिले तब तक नींद और चैन को क्या है त्यागो भाई, ये जरूरी है। क्योंकि गेंडा प्रवृत्ति को होकर पड़े पड़े रहने से तो रहे, आती नींद आती ही नहीं आती, नहीं आती आपको है, नहीं आती नींद है, बराबर आ रही। कितने घंटे लेते हो? 6-7 घंटे नींद लेनी चाहिए, 6-7। मैं तो नहीं लेता हूँ। हाँ नहीं, मेरी इतनी हो नहीं पाती है, लेनी चाहिए। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जिनके सुख हो, समृद्धि हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो, वो 7-8 घंटे सो जाए। बेरोजगारों के बारे में डॉक्टरों ने स्पेशल कोई राय रखी नहीं है। उनके बारे में उनकी कोई राय नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों पर कोई डॉक्टर का फॉर्मूला लागू होता नहीं है। यूं दवाई भी आपको लेने जाते हो ना, तो आप पूछोगे ना भाई सिर दर्द है ये वो, तो देंगे, फिर करते क्या हो, तो बेरोजगार को लिखना छोड़ देंगे, तो रहने दो कह रहे हैं, तो उस पर दवाई कोई लागू होती नहीं है। इसलिए अपने लिए उन्होंने 8 घंटे की सीमा निर्धारित नहीं की है। यूं फिर भी 6 से 7 घंटे नींद ले लेने चाहिए। 5 से 6 घंटे रात में ले लो और घंटा भर आप दिन में ले लो। दिन की कम लो तो बढ़िया है, कोई जरूरी नहीं। मैं तो रात को मैसेज कितने बजे डाला आपकी है? वो आप वाले मैंने नहीं देखे। 11, साढ़े 11 मैं 12 बजे सोया, और 5 बजे उठना मेरा फिक्स है। 5 बजे मैं उठ ही जाता हूँ, क्योंकि 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसके बाद राक्षस आ जाते हैं, राक्षस छाती पर बैठ जाते हैं ना, आप पूरे दिन कोई स्तुति कार्य आप कर नहीं सकते। इसलिए 5 घंटे बहुत है। क्योंकि रतन टाटा कह रहे थे, मैं तो कभी, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला इन चीजों में, सोने का ये। और कलाम साहब भी कहाँ सोते थे, कम ही सोते थे, कम सोते थे। अब सोगे सोगे नहीं, ये जो राजनेता है, आप क्या लगता है ये कब सोते हैं? अब अमेरिका का दौरा करेंगे, कब सोएंगे? तो अपना दिन और वहां का रात में अंतर है। वो बहु जीव जाने, जितना आगे बढ़ता उतना तनाव ज्यादा होता है, उतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। थारे के ये तो घरे जानो बनूड़ी तो मिल जाए, बस घरों छूटान पास कोचिंग आवनो, हजार होंगे, लेकिन जीवन कैसा है? नीरे से। मेरी बात सुनिए, आप आपके कोई क्लोज फ्रेंड है कि नहीं है? नहीं है तो बड़ी बढ़िया है, लेकिन होते हैं कई बार अपन कहते हैं भाई बात दो जने करते कोई सुने नहीं। इनका ऐसा होता है 2400 घंटे पास में घेरा रहता है, घेरा रहता है, बंदूकों तोड़ू बारे। तो अब देख लीजिए, आपका निजी जीवन तो क्या कुछ है ही नहीं, तो थाने प्रधानमंत्री नहीं बनना। देखिए इनके बाद आगे बढ़ोगे, आपके मम्मट, विश्वनाथ, रुद्रट, जगन्नाथ, हेमचंद्र, इतनी सरल परिभाषा है, इनकी कुछ है ही नहीं। रचना का नाम क्या है? साहित्य दर्पण। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है। यानी रस को काव्य की सबसे पहले आत्मा मानने वाले आचार्य रहेंगे आपकी विश्वनाथ। सरल। आरपीएस पहले थे स्वयंभू, और अब आरपीएस रहेंगे जगन्नाथ। विश्वनाथ की परिभाषा 17वीं शताब्दी के रस गंगाधर के लेखक, रचना कौन सी है? रस गंगाधर। आरपीएस जगन्नाथ पहले आपके रिटनेमी चरियू, पौम चरियू, स्वयंभू छंदस। कल है वैसे, मैं दे रखा है सवाल को। हाँ दिया हुआ है। आरपीएस जगन्नाथ, यानी यहां ये कह रहे कि रमणीयार्थ, ये मात्रा छोटी मोटी हो सकती है, ध्यान रखना।
प्रतिपादक रमणीय प्रतिपादक शब्दार्थ तो आप मात्रा हो सकती है, बस क्या है काव्य में। यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द अर्थ में रचना जो क्या होगी आपके शब्द अर्थ काव्य है कह रहे। आरपीएस जगन्नाथ, ये 2008-9 की मेरी याद की ट्रिक्स है यूं। आरपीएस जगन्नाथ, आरपीएस जगन्नाथ रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द अर्थ में साहित्य काव्य कह रहे। रमणीय अर्थ का, और ये जो परिभाषा है ये रसवादी परिभाषा, ध्यान रखना। इनमें और विश्वनाथ की परिभाषा में कोई फर्क नहीं है। विश्वनाथ क्या कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मक वाक्य ही काव्य है, यानी रस काव्य की आत्मा है। इसी बात को आगे बढ़ाया आरपीएस जगन्नाथ। ट्रिक देखिए आप, ट्रिक यो यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला साहित्य, बस ये काव्य हो गया। आरपीएस जगन्नाथ। इनमें हिंदी का रूपांतरण करेंगे तो रमणीय अर्थ ले लेंगे, नहीं तो सीधा आपके रमणीयार्थ प्रतिपादक ले लेंगे। आपको केवल इतना याद करना है, SSB शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा, आरपीएस जगन्नाथ यानी रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला काव्य है ये आरपीएस जगन्नाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ साहित्य दर्पणकार, यानी रस को सबसे पहले काव्य की आत्मा, रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरतमुनि है। रस को काव्य की आत्मा, क्योंकि भरतमुनि के सामने सवाल था नहीं कि काव्य को शरीर मानकर काव्य के अंग माने जाए और काव्य के अंगों में किसी एक को काव्य की आत्मा माने जाए, उस समय सवाल नहीं थे। जब सवाल हुए तो इसका आंसर ये विश्वनाथ ने दे दिया, यानी ये भी सरल हो गया आपके। अब देखिए इनके और इनके दोनों के छोटे छोटे ट्रिक है। इनका ट्रिक 10 साल तक चलता रहा, और जो अब हुई एपी की, इससे एक पहले और हुई, उसमें इनका सवाल तो पूछ लिया लेकिन हिंदी में पूछ लिया। ये ट्रिक केवल हमारा था मत, इनका था नरु, ये रुद्रट की है ननु, बस रुद्रट की परिभाषा, यानी रुद्रट की परिभाषा में आपके न से शुरू होगी। ट्रिक क्या है, नरु। पहले भी तो हमारी थी, भक्तमान में आप जाते हो नरा, उभा। आप क्या मानते हो, अगर ये नहीं होता, ये भी याद नहीं है, अगर ये ट्रिक नहीं होता तो आपको याद रहती क्या, नहीं रहती, रहती रह जाती, नहीं रहती, नहीं रहती। वक्त नामावली किसकी है, किसकी है, ध्रुवदास की। अब ये तो सवाल इन्होंने बता दिया, अब ध्रुवदास के बारे में थोड़ा और बताओ, कौन है ध्रुवदास। ध्रुवदास कहीं कोई मतलब नेड़ा नेड़े नहीं है ध्रुवदास, कहीं थोड़े मोड़े। ध्रुवदास के बारे में बताओ, कोई मतलब यूं आइडिया है ध्रुवदास कहां पढ़ा हम लोगों ने, है ध्रुवदास। ध्रुवदास के बारे में आप भाई, ध्रुवदास, ये कुंभन दास, मलूक दास, ये सारे दास एक जैसे ही है, कैसे इनको अलग करोगे आप, कहां मलूका है, कहां कुंभन है, कहां ध्रुव है, बताओ बताओ। ध्रुवदास के बारे में आराम से बताओ, थोड़ा आइडिया लगाओ, अब हो जाएगा ना, इतना बहुत है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनकी 42 रचनाएं किसने मानी, 40 किसने मानी, 40 किसने मानी, 37 किसने मानी, ये तो नहीं कह रहा हूं। एक आइडिया तो रहे ना कि ध्रुवदास है कहां, नहीं तो ध्रुव के आप ऊपर से ठोक कर लगा दो, मलू अरे बंद करो, इतनी मोटी, रोको इनको, इलाज भी नहीं, सिलाई पे कौन करेगा, ये आइडिया रहता है, सवाल निकल जाएगा। आपने तो पूरा एकदम परफेक्ट आंसर बता दिया कि भक्तिकाल रीतिकाल को जोड़ने वाली, हाँ, ततु ध्रुव में दाना हरिरामा, इसका मतलब कौन सा संप्रदाय है, अजबी हरिदासी है नहीं, श्रीदेव निम्बारकतारे है नहीं, अष्टावल्लभाचार्य है नहीं, गौड़ी संप्रदाय वो हमारे गजाधर पंडित वाले, राम राय वाले, चंद्र गोपाल वाले, ये है नहीं। इसका मतलब है संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय। हमने राधा वल्लभ संप्रदाय कैसे पढ़ा, देखिए प्रवर्तक कौन है, हित हरिवंश, ट्री क्या था, हीरा, से क्या लेनी राय,
या से क्या था यमुनाष्टक, रा से क्या राधा सुदानी थी, ठाक नहीं था। ही से हित हरिवंश, रा से दूसरा राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश, वंशी की क्या है अवतारी, रचनाएं ले ली, अवतार ले लिया, समर्थन इसका परिवर्तन ले लिया। अब आप इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण नाम राधा के वल्लभ है, इसका मतलब इसमें राधा जी को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। अब उसके बाद इनके पास में गद्दी है, कपड़े की उसके ऊपर स्वर्ण अक्षरों श्री राधा लिखा है। इनके अनुयायी क्या करते हैं, यहां से यहां तक कह रहे तिलक लगाते हैं, जो खड़ी रेखा है वो श्री कृष्ण का प्रतीक है, काली बिंदी वो राधा जी का प्रतीक है। और इस संप्रदाय में जो दीक्षित होते हैं वो 2 लड़ी माला पहनते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है। तो फिर धीरे धीरे सारे सवाल निकलते रह जाएंगे, लेकिन निकलेंगे कभी एक आइडिया रहेगा कि ध्रुवदास थे कहां, नहीं तो थे बढ़िया ध्रुवतारो भी बैठा नहीं। याद तो जरूरी है। अब तो बैठ रही आवे मोने याद रहे क्यों को नहीं, सर ने याद रहे ओ कोई इलाज नहीं है, ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। ये अंदर इधर घुटी जो मोने क्यों को याद रहे नहीं था, और सर ने याद हो जाए, मोने याद हो जाए कि बिगड़े सर के तो लागड़ो ही को नहीं, जरूर तो मारे है नहीं, आ कोई बात नहीं है। फर्क आ है कि तो याद करनी पड़ेगी। मेरा काम तो मैंने आपको पढ़ा दिया, कल खाता खोला तो मैंने आपको 10वीं 12वीं 14वीं और 14वीं 15वीं शताब्दी बारे में बता दिया, कौन से राहुल वेल से लेकर प्राकृत पेंगले बारे में। अब डेली मैं यहाँ खाता खोल कर बैठता हूँ तो मेरे को केवल पृथ्वी रासो पढ़ना है नहीं, मेरे को साहित्य पूरा करवाना है, आगे भी बढ़ना है, जो आज तक अपने कभी हुआ नहीं। तो मैं तो कैसे टूटेगा, टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा। तो कहीं धोने धारे हम भरोसे में यात्रा करनी है। नौकरी लाग नहीं पे यकीन दो, मेरे को दे दोगे तो ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, हानि नहीं है कहीं हो। हाँ हाँ, रोड तो छोड़ो आप, 1-2 नहीं, बाड़मेर में 2018 के बाद जितने भी हिंदी के लेक्चर और सेकंड ग्रेड बने, भले 2-4 टेस्ट दिए हो, सारे यहां से यात्रा करके गए। फिर भी कईयों को कहने में बड़ी हिचक हो रही है। अब ये एग्जाम में मेरे को एक मोहतरमा मिली थी, तो हाँ हमने उनसे पूछा आप हिंदी से व्याख्याता हो, तो क्या हाँ सर, नमस्कार तो बेचारे डेली करते ही है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो अगर सर हमने पूरी सीरीज आपसे ली, हूँ मेरे मन में हो तो तुम्हारे फोटो ही पहुंचा देता, मैं 9 ही लिख देता, एक 9 ही गिनी। तो आपने पूरी सीरीज हमसे हमारे यहाँ से ली और आपने अपना नाम भी नहीं दिया। पिछले इलेक्शन में मैं वहाँ मास्टर ट्रेनर के रूप में था, तो बहुत सारे लोग आते हैं, नमस्कार करते हैं, बैठते हैं, समाचार पूछते हैं। तो सर हम हिंदी के हैं, बहुत बढ़िया, बधाई हो, हमने आपकी सर सीरीज दी थी। अरे तो भला आदमी फोटो पुगा तो 9 ठोक दो तेरे भी दिया, 5 सर आया ही कौन में तो के, तो ठीक है कहीं आवे रहा आते ही नहीं है, जबकि कोई ऐसा नहीं है। यानी सारे लोग अभी तो सीरीज इतने सारे बैठते, हमारे पास कोई रिकॉर्ड है नहीं कि हमारे मैनेजमेंट देखे गणपति थे फोटो दे तो 4 फोटो दे, 3 गमा दे, 1 राह खिला रहे हैं तो ही गमा देंगे। आप मतलब दोगे ना 4 बार दोगे तो आपका 1 रहेगा, 3 उसमें भी क्या है गायब हो जाएंगे। जबकि कोचिंग वाले आगे यहां से निकल जाता है ना और सिलेक्शन होता है, सीसीटीवी में मिला ले तो 20 दिन 5 दिन मारो कोचिंग देखो निकले हो 5वां तो मारो स्टूडेंट है, केवल कोचिंग के आग कर निकले हुए। जबकि मैंने इतने सारे लोगों को पढ़ा दिया है, फिर भी श्रेय के नाम के कुछ है ही नहीं, बहुत कम मिलते हैं। जाग्यो हो मतिनो पढ़ा मतिरो नहीं हो, तो बेके 1 तो 4-5 परंटा ठोकना हो रहा पढ़े रही तान, या तकिया ले आना कल साथ में, किसको पढ़ रहे थे। रुद्रट का ट्री क्या रहेगा, नरु। मम्मट का ट्री क्या रहेगा, मत। अब देखिए मम्मट को मैंने पहले कई बार समझाया आपको, तद दोषो सगुणो, यानी दोष ना हो, सगुणो गुण हो, शब्दार्थ शब्द अर्थ रहने रहने, तद दोषो सगुणो शब्दार्थ, वन अलंकृति पुनः क्वापी, दंडी की क्या प्रचक्षते पुनः क्वापी, इनका हिंदी वर्जन आ गया परीक्षा में। ऐसी आपके हेमचंद्र की भी है, लेकिन हेमचंद्र के यहां आपके क्या आएगा, च आएगा, और हेमचंद्र ने अलंकारों को नकारा नहीं है। तत् दोषो, त से दोष हो न, सद्गुणो गुण हो शब्द। उसके बाद
अलंकार के बारे में मम्मट ये कहा है, कभी कभी अलंकार आ जाए, कभी कभी आ जाए, यानी 30 दिन में जो शिक्षक 15 दिन नहीं, शिक्षक तो दिल्ली जाता है, दूसरे दूसरे आदमी को लेते हैं, जैसे राहुल, ये तो दिल्ली आने वाला आदमी है। कोई भी कर्मचारी है जो ऐसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, जो 30 दिन में 15 दिन जाता है, तो 15 दिन जाता है, इसका मतलब 15 दिन क्या है, वो नहीं जाता है। ये रहेगी आपके मम्मट महोदय, मैंने आपको पहले ही समझा दी। मम्मट की परिभाषा तद दोषो सगुणो शब्दार्थ, फिर वन अलंकृति, पुनः क्वापी रहेगा, कभी कभार अलंकार न भी हो तो भी काव्य अपना अभीष्ट अर्थ देने में सक्षम है। गुण हो, दोष न हो, शब्द अर्थ में रचना हो। मम्मट की रचना का नाम क्या है? काव्य प्रकाश। और हम लोगों ने कल यही पढ़ा था कि इसमें संदेह नहीं, रीति का निरूपण पहले पहल कवि केशव ने किया, लेकिन इसके अखंड और अविरल धारा कवि केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चली। वह भी कवि केशव के आदर्श को लेकर नहीं, किसी अन्य के आदर्श को लेकर। बीच वाली मैंने लाइनें काटी है, शुक्ल दिन ये समझा रखा है कि केशव ने इससे पहले जो संस्कृत के आचार्य लेते हो, संस्कृत आचार्यों के 2 वर्ग हैं, एक पूर्ववर्ती वर्ग है, एक परवर्ती वर्ग है। पूर्ववर्ती वर्ग में आपके भामा, दंडी, वामन आते हैं। इन्होंने क्या किया? अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं किया। और इन लोगों ने क्या किया? जितने भी अंग है काव्य के, उन सबको इन्होंने अलंकार में समेट लिया। केशव ने भी ऐसा ही किया है। केशव ने भी अलंकार अलंकार्य में भेद न करके अलंकार के सामान्य और विशेष 2 भेद जरूर किए, लेकिन सामान्य विशेष में अलग से कोई अंतर नहीं बता पाए। इसका मतलब ये हुआ केशव ने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुकरण किया, न कि परवर्ती आचार्यों का। परवर्ती आचार्य कौन है? परवर्ती आचार्य आनंदवर्धन है, मम्मट है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है। इतने ही नहीं, क्योंकि अलंकारवादी अब इस केवल केशव नहीं है, चंद्रालोक और कुवलयानंद 2 रचना थी, जयदेव और अप्पय दीक्षित। अब इनका अनुकरण केशव ने तो किया नहीं, जबकि आगे आपके जसवंत सिंह, जबकि आपके पद्माभरण, जबकि आपके दूल्हा जैसे बहुत सारे आचार्य हुए, उन्होंने अपनी जो अलंकारिक रचनाएं की है, उनमें अलंकार से जुड़े ग्रंथों का अनुकरण किया है। वो रहेंगे आपके चंद्रालोक और कुवलयानंद। बहुत सारी खिचड़ी हो गई, क्योंकि बहुत सारी बात आ गई है। यानी केशव अलंकारवादी आचार्य हैं, केशव अलंकार से काव्य में चमत्कार लाने वाले आचार्य हैं, यानी केशव चमत्कारवादी आचार्य। अलंकारवादी होना इतना गुना नहीं था, लेकिन केवल अलंकारवादी होना गुना है, यहां पर कह रहे। तो केशव ने जो अपने रोल मॉडल माने, वो जयदेव और अप्पय दीक्षित को नहीं माने। केशव ने अपने आदर्श माने वामन दंडी को माने। अगर इसकी जगह ये जयदेव के चंद्रालोक को और अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद को आदर्श मानकर चलते, तो यहां परवर्ती आचार्य होते, और वहां अलंकार और अलंकार्य में भेद है। केशव के यहां अलंकार अलंकार्य में भेद नहीं है। अब परिभाषा पुनः जाते हैं हम लोग कि इसमें संदेह नहीं, रीति का निरूपण पहले कवि केशव ने किया, पर इसकी रीति काल की अखंड और अविरल धारा है कवि प्रिया से प्राय 50 वर्ष पीछे चली। वह भी केशव के आदर्श को लेकर नहीं, किसी अन्य के आदर्श को लेकर, क्योंकि केशव ने पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुकरण किया, परवर्ती आचार्यों का नहीं। अब इस समय जो रचनाएं लिखी गई है, और विशेष रूप से अलंकारिक रचनाएं, क्योंकि रसवादी है वो तो सामंत भानुदत्त मिश्र, मैंने आपको कल ही बता दी। सामंत का अर्थ क्या हो जाएगा? रस सामग्री है, रस मंजरी है, रस तरंगिणी है। अलंकार की रचनाएं, शुक्ल से सवाल पूछ लिया एक बार की, तो हमारे भी समझ नहीं आया कैसा सवाल क्यों पूछा। यानी रीति काल में जो अलंकारिक ग्रंथ लिखे गए, होना ये चाहिए था कि चंद्रालोक और कुवलयानंद को आधार मानकर लिख दे, जबकि उन्होंने ये लिख दिया कहीं कहीं काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण को भी आधार मान लिया गया।
काव्य प्रकाश रचना किसकी है? मम्मट की है। मम्मट शुद्ध रूप से अलंकारवादी न होते हुए भी मम्मट सीधे अलंकार के विरोधी आचार्यों में भी नहीं गिने जाते हैं, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये कहा है कभी कभी अलंकार आ जाए रचना में तो भी हानि नहीं है। इसलिए मेरे यहां लिखा है मम्मट अलंकार के समर्थक आचार्य, जबकि मैं लिखवाता नहीं हूं। पहले भी मेरे ये लिखा हुआ था एक जगह, वहां पर मैंने लिखवाया नहीं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नहीं लिखवाया। रीतिकाल में जाएंगे तब आपको बात बता देंगे, इसलिए हमने लिखा नहीं। मम्मट ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य, ध्वनि संप्रदाय के आचार्य आनंदवर्धन है। उससे आगे हम अभिनव गुप्त पढ़ते हैं, उससे आगे मम्मट पढ़ते हैं। इन्होंने ध्वनि को रस में समेट लिया, रस को ध्वनि में शामिल कर लिया, एक तरह से रसवादी आचार्य हो गए। लेकिन मम्मट सीधे तौर पर अलंकार के घोर विरोधी आचार्यों में भी तो नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए वहां से सवाल बना है कि रीति काल के आचार्यों ने जो अलंकारिक रचनाएं लिखी, चंद्रालोक कुवलयानंद के साथ साथ मम्मट के काव्य प्रकाश का भी सहारा लिया। हाँ, विश्वनाथ अलंकारवादी आचार्य नहीं है। विश्वनाथ शुद्ध रूप से आपके रसवादी आचार्य है, क्योंकि ये रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहते हैं। हाँ, रचना वहां पर विश्वनाथ की भी साहित्य दर्पण दे रखी है, होगा उसमें अलंकारों के बारे में कहीं कुछ लिखा हो, इसलिए उनका अनुकरण आगे कर लिया होगा। तो मम्मट की आपकी परिभाषा रहेगी केवल मत। रुद्रट कौन से? भारू। भारू कौन सा? रुला। ला से क्या है? लाटिया। रुद्रट की एक रीति है, यानी 3 टर्म पढ़ने, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली यानी प्रदेश है। तो एक और रहेगी क्या? लाटी रीति, या लाटिया मतलब लिखा हुआ है आपकी लाटिया मिलेगा। किसने मानी है? रुद्रट है। रुद्रट कैसे? अलंकारवादी। रुयक कैसे? अलंकारवादी। रचना कौन सी है? काव्य अलंकार। और किसकी है? भामा की है। फिर क्या बन गया? भारू। यानी रुद्रट की परिभाषा रहेगी आपके नरु। नन से शुरू, इतनी सी परिभाषा है रुद्रट की। ऐसे हेमचंद्र एज ए मम्मट वाली परिभाषा, यानी अलंकार हो, गुण हो, दोष न हो, च शब्द आएगा हेमचंद्र से। च हेमचंद्र वही है। छंद के बारे में जाएंगे, छंदानुशासन। व्याकरण में जाएंगे, शब्दानुशासन। काव्य में जाएंगे, काव्यानुशासन। यानी अनुशासन है सब जगह इनका। छंद में जाओगे, छंदानुशासन है। काव्य में जाओगे, काव्यानुशासन है। और व्याकरण जाओगे, शब्दानुशासन। क्यों? व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो आपको एक नियम बताते हैं लिखने के लिए, जिससे आप भाषा की आपकी वर्तनीगत किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। क्योंकि इस शास्त्र को हम लोग व्याकरण कहते हैं। थोड़ा लिखिए, आगे और बढ़ेंगे। हिंदी की परिभाषा में नहीं गए, संस्कृत की। यानी एक सवाल जो मैंने कहा है, इनमें आपके बन ही गया और परीक्षा में आ गए, मानिए आप। काव्य लक्षण